नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस ज्योग्राफी के सेशन में, अपनी इस प्रतिज्ञा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी के सेशन की और उस ज्योग्राफी के सेशन में काफ़ी हमने टॉपिक कर लिए थे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं और राजस्थान की पॉपुलेशन करेंगे, राजस्थान की जनसंख्या और राजस्थान की साक्षरता, तमाम चीज़ें हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। उन तमाम फैक्टर्स पे बात करने वाले हैं। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं उनको अच्छे से देखेंगे। बिल्कुल बने रहिएगा साथियों। यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान की जनगणना व साक्षरता 2011 के अनुसार है। ध्यान रखना, यह जो आंकड़े हैं वो सारे के सारे 2011 के अनुसार हैं। सर कितने वर्षों बाद होती है? तो प्रत्येक 10 साल बाद होती है, प्रत्येक 10 साल बाद होती है। फिर सर 11 के आंकड़े 21 में प्रकाशित होने चाहिए। 21 वाली जनगणना क्यों नहीं करवाई जा रही है? इसलिए नहीं करवाई जा रही है कि 20-21 के आसपास कोविड था और कोविड के दिनों में यह चीज़ें नहीं हो पाई, इसलिए यह थोड़े आंकड़े लेट आएंगे। अभी देखिएगा, सबसे पहले जनगणना है। इस जनगणना के कुछ इतिहास रहता है कि यह प्राचीन काल में जनगणना होती थी। कहाँ पर होती थी? तो चाणक्य का एक अर्थशास्त्र लिखा गया है। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है और उस अर्थशास्त्र में है ना, मौर्य काल में जनगणना का उल्लेख किया गया है। सबसे अच्छा पॉइंट है कि यह मौर्य काल में जनगणना का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। मध्यकाल में आइन ए अकबरी, ध्यान रखना, मुगल काल का समय है। अकबर के समय एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था अबुल फजल। उन अबुल फजल के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था आइन ए अकबरी। उस मुगल काल में भी मध्यकालीन जनगणना का इतिहास अपने को मिलता है। धीरे धीरे देखिएगा, यह प्राचीन काल है, मध्यकाल है। बात करते हैं आधुनिक भारत की, या फिर आधुनिक काल था 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल के द्वारा आधुनिक जनगणना प्रारंभ होती है। आधुनिक काल की जनगणना की शुरुआत होती है, लॉर्ड मेयो के काल में होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या लिखा हुआ है? लॉर्ड मेयो ने क्या किया था? 1872 में सबसे पहले है ना जनगणना शुरू की थी और आधुनिक जनगणना की इन्होंने शुरुआत की थी। बात करते हैं, क्या सर ये आईने अकबरी प्रथम नहीं है? मौर्य काल की जो जनगणना ये प्रथम नहीं है? बिल्कुल, इनके आंकड़े वगैरह प्रकाशित नहीं करे गए थे। यह एकदम व्यवस्थित तरीके से इन्होंने शुरू की थी। राइट, यहां पर नोट लगाकर लिखा है कि 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, ध्यान रखिएगा, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में व्यवस्थित और दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। दशकीय का मतलब होता है हर 10 सालों में अब जनगणना हो गई थी। पहले कब हुई थी? तो 1972 में लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन ने कहा कि अब ऐसा नहीं है कि जनसंख्या बस अपन जब मर्जी पड़े तब काउंट करेंगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद ना। लॉर्ड रिपन कहते हैं कि अब से 1881 से हमारी जो जनसंख्या है यह प्रत्येक 10 वर्ष बाद होगी। जब 10 वर्ष बाद होगी तब इसको दशकीय जनगणना कहा गया है। यहां पर देखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। जनगणना संघ सूची का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची में ना भाई, यहाँ पर सूचियों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यह जो जनगणना करवाने का जो कार्य है यह हमारे संघ सूची का विषय है। राइट, बहुत अच्छे पॉइंट लिखा हुआ है। 1981 में जनगणना अधिनियम द्वारा जनगणना अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 1948 में। अगला पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 1993 में किया गया था। सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में जनगणना अधिनियम कब जारी किया गया? तो 1998 में किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1993 में किया गया था। सारे के सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, जनसंख्या गृह मंत्रालय के जनगणना विभाग द्वारा करवाई जाती है। जनगणना करवाने का कार्य कौन करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन जो जनगणना विभाग है उसके द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाता है। यहां पर देखिएगा, 2011 की कुछ जनगणना है, उस जनगणना के बारे में कुछ फैक्ट हैं, वो फैक्ट आपको देखने हैं। देखिएगा, यह देखिएगा, क्रम के अनुसार 15वीं जनगणना है। सबसे पहली जनगणना कब होती है? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। 81 में जो होती है वो होती है अपनी दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के समय। राइट, यहां पर देखिएगा, क्रम के अनुसार मतलब 72 के बाद में अभी जो 11वीं जनगणना हुई है ये क्रम से 15वीं जनगणना है। व्यवस्थित अगर दशकीय जनगणना देखें तो 14वीं की जनगणना है। व्यवस्थित प्रत्येक 10 साल बाद, मतलब 1981 को अगर पहली काउंट कर दी जाए तो वर्तमान में जो 2011 की जनगणना है यह हमारी 14वीं जनगणना है। ठीक,
फिर बाद में देखिएगा स्वतंत्रता के बाद यह 7वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद का मतलब ये होता है कि पहले 1881 में हुई, फिर 1891 में हुई, 1800 के बाद 1901 में होती है, 1911 में होती है, 21 में होती है, 31 में होती है, 41 में होती है, 51 में होती है। 51 वाली जनगणना है वो 7वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के स्वतंत्रता, अपना देश आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद यह जो 2011 की जनगणना है यह क्रम से 7वीं जनगणना है। अगला ध्यान रखिएगा, 21वीं शताब्दी की यह सेकंड जनगणना है। 21वीं शताब्दी की पहली जो जनगणना होती है वो 2001 में होती है, और 21वीं सदी की दूसरी जो जनगणना होती है वो साहब होती है हमारी 2011 में। अभी जो जनगणना होगी वो हमारी जनगणना होगी वो 21वीं शताब्दी की तीसरी जनगणना होने वाली है। 15वीं जनगणना बजट जो पारित किया गया था यह 2200 करोड़ था। यह चीजें पूछी जाती है, हर छोटे छोटे एग्जाम में पूछी जाती है कि जैसे जनगणना होती है 2011 वाली जनगणना होती है, यह जनगणना टोटल बजट कितना बनाती है, तो अपना 22 करोड़ का बजट, प्रति व्यक्ति लागत 18 या फिर 19 रुपए प्रति व्यक्ति लागत अगर देखी जाए तो। यहां पर देखिएगा 2011 की जनगणना में शामिल कुल जिलों की संख्या, 2011 में जो जनगणना होती है उसमें टोटल अगर शामिल जिले पूछे जाएं तो राजस्थान अपने भारत में भी थे कितने, 640 जिले। 2011 की जनगणना होती है तब हमारे भारत में 40 जिले थे, और इन 40 जिलों के अलावा अपने जो राजस्थान में जिले होते हैं वो भाई साहब होते हैं 33 जिले। कितने जिले, 33 जिले। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, जनगणना का शुभंकर या फिर प्रगणक शिक्षिका। जनसंख्या अपनी जो रहती है, इस जनगणना का ध्येय वाक्य दिया गया था, इस जनसंख्या का एक नारा दिया गया था। नारा क्या है, जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। ध्यान रखना, यह जो आंकड़े हैं यह किसी न किसी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम, उसमें 1 या 2 प्रश्न लेकर ही आते हैं, तो इसको कम से कम हो सके जितना बहुत ज्यादा देखने की कोशिश करना। आदर्श वाक्य है इसका हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। विशेष बिंदु देखिएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कोई ऐसी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। प्रथम बार घरों की जनगणना की गई, घरों को काउंट किया गया प्रथम बार, इससे पहले घरों को कभी नहीं काउंट किया गया। किन्नरों की जनगणना, जो थर्ड जेंडर होते हैं उनकी जनगणना में पहली बार शामिल किया गया। इनसे पहले ना इनको नहीं काउंट किया जाता था, कभी नहीं काउंट किया जाता था। क्या लिखा गया है प्यारे विद्यार्थियों, किन्नरों की जनगणना में पहली बार शामिल किया गया है तथा उनकी गिनती पुरुष वर्ग में की गई है। इस बार जो जनगणना हो रही है ना, इस बार जो होगी ना वो किन्नरों को अलग से काउंट करेगी, थर्ड जेंडर को अलग करेगी। इससे पहले जो जनगणना हुई है वो प्रथम बार इनको शामिल किया गया है, और शामिल में किसके साथ रखा गया है, किन्नरों को पुरुष वर्ग में शामिल किया गया है। जातीय जनगणना दूसरी बार 2011 में की गई, प्रथम बार 1931 में की गई। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। जनगणना जातियों के हिसाब से जनगणना पहली बार जो की गई थी वो कब की गई थी, 1931 में, और दूसरी बार की गई 2011 में। 2011 की जनगणना के 2 चरणों में संपन्न हुई है। 2011 की जनगणना 2 चरणों में संपन्न हुई है। प्रथम चरण 15 मई से 30 जून 2000 तक पढ़ेंगे। ध्यान रखना, यह जो अपनी यह जनगणना होती है यह 2 चरणों में संपन्न होती है। इसका प्रथम चरण कब आयोजित होता है, 15 मई से लेकर 10 जून तक, है ना। 2010 का जो समय था इसके मध्य होता है। यहाँ पर देखिएगा दूसरा चरण, सेकंड जो चरण होता है वो 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2011 तक। ठीक, यहाँ पर देखते हैं कुल जनसंख्या, फिर राजस्थान की कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या हमारे पास कितनी थी, भारत की कुल जनसंख्या 121.85 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या रहती है। 181.85 करोड़ जनसंख्या टोटल भारत की रहती है, और उसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या अपने यहाँ पर दी गई है। इसमें देखिएगा 51.86% पुरुष थे, और महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या 48.14% थी। भारत की कुल जनसंख्या का वृद्धि दर है, बिल्कुल भारत में अगर पूरी की पूरी जनसंख्या का वृद्धि दर देखें तो हमारे राजस्थान में जो रहती है वो कितनी रहती है, 17.70 करोड़ 70% के आसपास रहती है। अगला पॉइंट देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान की कुल जनसंख्या का वृद्धि दर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की कुल अगर जनसंख्या देखा जाए
उस कुल जनसंख्या का हमारा जो वृद्धि दर रहती है वो 21.30% रहती है। कितनी रहती है? 21.30%। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वृद्धि दर कहां पर है? तो सर्वाधिक रहती है भाई बाड़मेर में। आंकड़े ध्यान रहे तो बढ़िया बात है, नहीं रहे तो इतना कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। सर्वाधिक जो वृद्धि दर रहती है वो रहती है बाड़मेर में। कितनी रहती है? तो ध्यान रखिएगा 32.5% बाड़मेर की रहती है, यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वृद्धि कहाँ रहती है? तो जैसलमेर में। जैसलमेर के बाद कहाँ रहती है? तो जोधपुर में। जोधपुर के बाद कहाँ रहती है? बांसवाड़ा में। आंकड़े यहां पर सिर्फ अगर याद करना चाहो आप तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बाड़मेर के आंकड़े याद कर लेना, इसके अलावा कोई याद नहीं करने। एक तो अपने को ध्यान रखना है टोटल अगर वृद्धि दर पूछा जाए तो 21.30% रहती है टोटल वृद्धि। बाड़मेर में सर्वाधिक रहती है 32.5%। ठीक है, यह कुल जनसंख्या का वृद्धि दर है, ध्यान रखिएगा। कुल जो जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या का वृद्धि दर है। आगे बात करते हैं न्यूनतम। कम वृद्धि दर कहां पर देखी गई? तो श्रीगंगानगर में मात्र और मात्र 10% ही लोग बढ़े हैं। झुंझुनू, पाली और बूंदी में। यह चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सबसे ज्यादा बाड़मेर में आप ध्यान रखना, बाड़मेर के अलावा श्रीगंगानगर ध्यान रखना। सर्वाधिक वृद्धि दर कहां पर होती है? बाड़मेर में। और न्यूनतम वृद्धि दर कहां पर देखी गई 2011 के अनुसार? तो श्रीगंगानगर में, यहां पर। आगे देखिएगा, भारत, राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है भाई? ध्यान रखना, अगर भारत में 100 लोग रहते हैं उस 100 में से अपने देखिएगा 5.67% सिर्फ और सिर्फ अपने राजस्थान में रहते हैं। विश्व में अगर 100% रहते हैं उसमें 1% लोग अपने राजस्थान में रहते हैं। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। ठीक है, राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% और विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 1%। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर भारत में 100 लोग रहते हैं उस 100 में से 5.67% लोग अपने राजस्थान में रहते हैं। अगर संपूर्ण विश्व में अगर 100 लोग रहते हैं उसमें 1 लोग या फिर 1% लोग अपने कहाँ रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। राइट, आगे देखिएगा, 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान रखता है। 2011 में जो जनगणना होती है उस समय हमारा स्थान कौन सा था? 8वां स्थान था। ध्यान रखिएगा 2011 में। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 11 में तो जब जनगणना होती है तब हमारा 8वां स्थान था, लेकिन वर्तमान राजस्थान में भारत का वो 7वां स्थान है। सर 7वां क्यों है? तो ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था। ठीक है, और 2014 में हुआ था, इसलिए आंध्र प्रदेश का नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। और हमारा जो अभी वर्तमान में कंडीशन है यह हमारी पोजीशन है 7 नंबर पर। जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान वैसे ही बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से हम भारत के 7वें सबसे बड़े पायदान पर है। राइट, आगे बात करते हैं शिशु जनसंख्या। टोटल हमारे पास शिशु मतलब जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष तक है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 15.54% भाग रखते हैं शिशु 2011 में। ध्यान रखिएगा, अभी जैसे जनगणना होगी तो वो अब शिशु नहीं रहेंगे, है ना, वो एक किशोर अवस्था में या फिर वयस्क जो नॉर्मल गणना की जाती है उसके तहत काउंट किया जाएगा। यहां पर देखिएगा कुल जनसंख्या है। यहाँ कुल जनसंख्या का वृद्धि दर वही ध्यान रखिएगा 21.31% है। सर्वाधिक बीकानेर में कितनी? 41.42%। बाड़मेर में 32.5%। यहाँ ध्यान रखना जनसंख्या का वृद्धि दर है, उधर कुल जनसंख्या का था भाई। ठीक है, यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, फिर जोधपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पर बीकानेर सबसे पहले है। श्रीगंगानगर में 10%, झुंझुनू, पाली और बूंदी में यह रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। राइट, अगला देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है? सर्वाधिक ग्रामीण 19% है व नगरीय 29% जनसंख्या वृद्धि दर रखते हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए ओवल और तो 19% वृद्धि हुई है, और शहरी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारी जो वृद्धि होती है 29% के आसपास होती है। बात करते हैं सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर देखी गई? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर देखी गई जैसलमेर में, फिर बाड़मेर में, फिर बांसवाड़ा में। तीनों आंकड़े एकदम इंपॉर्टेंट है। नगरों का अगर देखा जाए तो सर्वाधिक अलवर में, फिर दौसा में, फिर बारां में। ठीक है, अलवर, दौसा और बारां में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। न्यूनतम का यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा पहले ग्रामीण का बताया गया है, उसके बाद नगरों का बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम वृद्धि दर जो देखी गई है कोटा, श्रीगंगानगर और झुंझुनू में, और नगरों में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और
हनुमानगढ़ में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम देखी गई है। राइट, तो ये रहता है। अगला देखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या लिखा गया है? राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जनसंख्या की प्रवृत्ति हमेशा और हमेशा धनात्मक रहती है। धनात्मक का मतलब ये होता है जनसंख्या बढ़ती है। कभी ऐसा कभी टाइम नहीं गया कि जनसंख्या ना भाई कम हो रही है, पर हमारे पास में एक ऐसा दशक था जिस समय जनसंख्या का नकारात्मक, या फिर अपन कह सकते हैं, यहां पर देखिएगा, सर्वाधिक ऋणात्मक। एक होता है धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है बढ़ना, ऋणात्मक का मतलब होता है कम होना। पहली बार ऐसा कोई दशक था जब हमारी जनसंख्या बढ़ी नहीं थी। बाकी जनसंख्या की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ना। जनसंख्या बढ़ी नहीं थी, उस समय हमारी जो जनसंख्या थी वो ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी, मतलब जनसंख्या कम होती है। और वो दशक बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1911 से लेकर 1921। कुल मिलाकर बात यह है, जो 21 में जनगणना होती है तब यह आंकड़े थे, और पहली बार 6.29% की क्या होती है? ऋणात्मक वृद्धि देखी जाती है। कारण भी रहे होंगे भाई सर। बात यह है कि अगर धनात्मक वृद्धि देखी जाए तो उसके बहुत, मतलब जाहिर सी बात है, जनसंख्या का जो प्रवृत्ति रहती है वो जनसंख्या की प्रवृत्ति हमेशा और हमेशा रहती है धनात्मक रहती है। जनसंख्या पहली बार कोई ऐसा दशक था जो 11 से लेकर 21 तक रहता है, पहली बार ऋणात्मक वृद्धि देखी। उसके कोई कारण है भाई, ऋणात्मक क्यों रही? बहुत जाहिर सी बात है, जनसंख्या में 1911 और 21 के दशक में जनसंख्या घटने के कारण आपसे दिए गए हैं कि कारण क्या क्या है। सबसे पहले एक प्लेग की बीमारी होती है, और यह प्लेग की बीमारी होती है भाई साहब चूहों में। कहाँ पर होती है? चूहों में। बहुत भयंकर फैला था, बहुत भयंकर फैला था। लगभग इस दशक में ही बहुत ज्यादा फैला था, 18 के आसपास बहुत ज्यादा। इसके अलावा देखिएगा, प्रथम वर्ल्ड वॉर चला था 1914 से लेकर 18 तक। प्रथम वर्ल्ड वॉर चला था, विश्व युद्ध चला था। इसमें काफी सारे सैनिक थे जो मारे गए थे। राष्ट्रीय आंदोलनों की इस समय शुरुआत हुई थी भाई, राष्ट्रीय आंदोलन थे, उनकी भी शुरुआत होती है। बहुत सारे अपने इधर के सैनिक थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और देश की सेवा के लिए काम आ गए। विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, राजस्थान के भी सैनिक थे, उसमें काफ़ी अपने भी सैनिक थे जो वहाँ पर भाग लेते लेते शहीद हो गए। प्लेग महामारी थी, काफ़ी लोग उसमें मारे गए। यहाँ पर देखिएगा, और इस समय ना भाई अकाल भी पड़ते थे, और उस समय कुछ अकालों में भी ऐसी अकाल मृत्यु भी हो गई थी। तो इन कारणों के द्वारा जाहिर सी बात है, जैसे अभी कोविड है तो कोविड में काफ़ी ऐसे लोग थे जो चले गए थे। अब जाहिर सी बात है, अभी अपना वर्तमान में बहुत ज़्यादा परिप्रेक्ष्य है, बहुत जनसंख्या ज़्यादा है, तो अभी धनात्मक तो नहीं हो सकी, फिर भी अपना जो है ना, यह एकदम पोजीशन एकदम स्थिर रहेगी, स्थिर रहने की ऐसी गुंजाइश है। यहाँ पर देखिएगा, अगला, यह तीन चीजें हैं जो अपने को क्या दर्शाते हैं कि ऋणात्मक यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर रहती है। राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि दर 1971-1981 में की गई। कितनी वृद्धि दर थी? तो 32.97% के आसपास थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि राजस्थान में अगर ऋणात्मक सबसे वृद्धि दर वाला दशक कोई 1911 से 21 था, तो कोई धनात्मक वृद्धि भी रही होगी। कब ज्यादा, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? तो ध्यान रखिएगा, 1971 से लेकर 1981 में 32.97% के आसपास, लगभग 33% की वृद्धि दर हमने दर्ज की है। यहाँ पर देखिएगा, 1991 से लेकर 2001 में राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, और उम्मीद ऐसी है कि यह आंकड़े अगली जो अपनी जनगणना होगी यह वापस चेंज होगा। यहाँ 91 की जगह 1 है, अपना आएगा कि 2011 से 21 में सर्वाधिक वृद्धि दर राजस्थान में दर्ज की गई। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, कुल जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एकदम समझने की कोशिश करना। अपने से पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है अपने जयपुर में, उसके बाद जोधपुर में, उसके बाद अलवर में, और उसके बाद नागौर में। कैसे याद करेंगे? तो इसको है ना, एक एक आगे वाले अक्षर लेने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिएगा, ज, जो, अल और ना। यहां पर देखिएगा, जयपुर, जोधपुर, अलवर,
नागौर। सर ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, पर आप बहुत सारे हैं तो बहुत बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जब बहुत बार पढ़ोगे तो आप एग्जाम में एकदम सही हो जाएगा और यह 100% आपको दिखेगा कि हाँ बिल्कुल उस समय ये जो अलना थे ना, ये अपने जनसंख्या वृद्धि दर वाले थे, सर्वाधिक जनसंख्या। जयपुर में जो कुल जनगणना है या फिर कुल जनसंख्या है वो 66.26 लाख है। ठीक, अपने जोधपुर में कितनी निवास करती हैं तो 36.87 लाख के आसपास अपने जोधपुर में निवासित हैं। नागौर में न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा जैसलमेर में सबसे न्यूनतम जनसंख्या रहती है, सबसे कम रहती है। उसका कारण है डेजर्ट और यहाँ पर विषम परिस्थितियां पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर कम निवासित करती हैं, जाहिर सी बात है। जयपुर में सर सर्वाधिक क्यों रहती है तो महानगर है जयपुर, अपने आप में सारी सुविधाओं से संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर रोजगार के साधन बहुत ज्यादा हैं। जैसलमेर में तो रोजगार के साधन नहीं है, थोड़ा सा एकदम अभावों से युक्त क्षेत्र है, इसलिए इधर जैसलमेर में जनसंख्या कम निवासित करती है। मात्र और मात्र 10 लाख से भी कम निवासित है, 9 लाख प्लस है पर 10 लाख से कम है। यहाँ पर जयपुर में भी रहते हैं 66 लाख लोग रहते हैं जयपुर के क्षेत्र में। अपने जोधपुर में भी लगभग 36.87 मतलब 37 लाख लोग रहते हैं जोधपुर में। आगामी जो भी अपने आंकड़े आएंगे वो बहुत ज्यादा ही होंगे। बात करते हैं यहाँ पर इसको याद कैसे करें तो जैसलमेर को अपन लिखेंगे जे, ठीक है, फिर प्रताप, जे प्रताप शिबू, जे प्रताप शिबू, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी सबसे कम वाले। यहां पर देखिएगा सबसे कम कहां पर रहती है तो जैसलमेर में जनसंख्या रहती है, 10 लाख से कम लोग रहते हैं। इधर अपने को याद करने है ज जो अल ना, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, ज जो अल ना, राइट। न्यूनतम की बात करते हैं तो जे प्रताप शिबू, शिबू का मतलब होता है सिरोही और बूंदी, प्रताप का मतलब होता है प्रतापगढ़, जय का मतलब होता है जैसलमेर। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो और 100% आप ऐसा कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करोगे, 2 से 4 बार पढ़ने से सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला देखिएगा जनसंख्या घनत्व। क्या होता है सर जनसंख्या घनत्व तो प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या जो रहती है वो जनसंख्या घनत्व के तहत काउंट की जाती है। राजस्थान का जो ओवरऑल जनसंख्या घनत्व है वो अपना है 200। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो हमारा 200 है। सर्वाधिक कहां पर है, सर्वाधिक जन घनत्व, भाई ध्यान रखना सर्वाधिक जन घनत्व भाई भरतपुर में है। कैसे सर जन घनत्व का मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ये रहता है जैसे कोई शहर है, उस शहर के कोई भी सर्कल पर, कोई भी शहर, उसके किसी शहर में जो एकदम चकाचौंध रहती है उस सर्कल पर आप ध्यान रखना बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो वहां की अपने को बताएगा कि इधर जन घनत्व बहुत ज्यादा है। अपन एक खेत में 4 से 5 लोग खड़े हैं, अपन वहां पर एक निर्धारित करेंगे कि इन क्षेत्रों का जन घनत्व बहुत कम है। अपने से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जन घनत्व कहां पर पाया जाता है तो जयपुर में पाया जाता है। सर जयपुर का जन घनत्व कितना है तो 595 लोग रहते हैं प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में। न्यूनतम कहां रहते हैं जैसलमेर में, 17 लोग ही रहते हैं प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में। यह पूरा का पूरा ओवरऑल है, ऐसे नहीं कि जैसलमेर शहर ना, पूरे जिले के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा राजस्थान का जो अपना जन घनत्व है वो राजस्थान का जन घनत्व कितना है तो राजस्थान का जन घनत्व है 200, राइट। सबसे ज्यादा अगर जनघनत्व देखा जाए तो हमारा जयपुर का है। कितना है जयपुर का तो 595 लोग रहते हैं प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में। न्यूनतम किसका है तो न्यूनतम है अपने जैसलमेर का। ध्यान रखना जैसलमेर में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र और मात्र 17 लोग ही रहते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले का जो जन घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य के बराबर है। अरुणाचल का भी 17 है और अपने जैसलमेर का भी 17 है, ठीक है। तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग ही रहते हैं और अपना जैसलमेर में भी 17 लोग रहते हैं, ठीक। यहां पर याद कैसे करें तो सेम की सेम वही कंडीशन, आगे वाले जो भाग है उनको अपन देखने की कोशिश करेंगे। यह ज भ दो अ, ज भ दो अ, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई अपन कहीं पर ब लिखते हैं तो ब का बूंदी भी हो सकता है, कहीं पर अलवर भी हो सकता है। थोड़ा सा है ना यहाँ पर मानव मस्तिष्क में ना हल्का सा एक कॉमन सेंस नाम का एक द्रव्य पाया जाता है,
तो उसका भी है ना आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर देखिएगा ये सारे के सारे क्षेत्र दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं बाणगंगा बेसिन के आसपास के। बाणगंगा बेसिन का मतलब ये होता है कि राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग है वहां पर है। जाहिर सी बात है, लोग स्टार्ट में यहाँ पर बहुत ज्यादा रहते थे, उपजाऊ भूभाग था तो लोग ज्यादा पसंद करते थे कि भाई यहाँ पर रोजगार के साधन हो सकते हैं, कम से कम भूख तो ना मरे। यहाँ पर कम क्यों होते हैं, तो यहाँ पर उपजाऊ भूभाग है नहीं जैसलमेर में, लोग यहाँ आना कम पसंद करते हैं, इसलिए यह क्षेत्र ऐसे रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर का क्षेत्र। जयपुर में कितना रहता है 595, भरतपुर में 503 रहता है, दौसा में 470 रहता है और अपने अलवर में रहता है 438 के आसपास। सबसे कम कहां पर रहता है सर, सबसे कम जैसलमेर में 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। बीकानेर में रहते हैं भाई ध्यान रखिएगा 78 लोग रहते हैं, प्रतिशत नहीं है। बाड़मेर में 92 रहते हैं और चूरू की बात करते हैं तो 147। ठीक, इसमें आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एक एक या दो याद रख लेना, इजी से अपना प्रश्न सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, मतलब ऐसे जिले जहां पर जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। 17 में 100 से कम, बीकानेर में कम, बाड़मेर में कम। तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, यहाँ पर जन घनत्व सबसे कम पाया जाता है और 100 से कम पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक, आगे देखिएगा मरुस्थलीय जिला पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व सबसे कम मिलता है। सीधी सीधी बात है, आपसे पूछा जाएगा अगर भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं आप, तो भौतिक प्रदेशों में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर मैदान है, मैदानों में जन घनत्व ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों पश्चिमी मैदानों में सर क्यों पाया जाता है, तो संपूर्ण राजस्थान का वो भौतिक अगर क्षेत्र देखा जाए तो उस भौतिक क्षेत्र का जो विस्तार रहता है वो 23% रहता है, वहां पर 39% लोग रहते हैं। मरुस्थल का जो अपना रहता है, मरुस्थल टोटल अपने साथ में 61.11 की टोटल क्षेत्रफल रखता है और वहां पर 40% लोग रहते हैं। रहते तो लोग सर्वाधिक है पर क्षेत्रफल तो बहुत ज्यादा है। सेम का सेम कंडीशन है, जो मैदान है इस मैदानी भाग में 23% टोटल क्षेत्रफल है और यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवासित है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 39%। जनघनत्व तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर उल्टा लिखा गया है कि मरुस्थलीय में जनघनत्व तो बहुत कम पाया जाता है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखिएगा, आपसे दिया गया है लिंगानुपात। सर लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाती है। और राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो है अपना 928। इसका मतलब 1000 पुरुषों पर, राजस्थान का ओवरऑल है, राजस्थान का ओवरऑल है 1000 पुरुष और 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं, 928 महिलाएं हैं। यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक के बारे में पूछा गया है और न्यूनतम के बारे में पूछा गया है। यह कैसे याद रखोगे, तो इसके भी पहले अक्षर याद रखने हैं, डू, रा, पा, प्रताप, डूरापा, प्रताप, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, डूरापा, प्रताप। यहां पर क्या लिखेंगे, धो, जे, क, ब। सर ये कोई ट्रिक नहीं हुई, अच्छी ट्रिक है बताओ ना, अपने को अच्छी ध्यान नहीं रखनी है, अच्छी है ना, ज्यादा कंफ्यूजन करती है। यह 100% आप 4 से 5 बार बोलोगे ना, जैसे अपन यहाँ पर स्टार्ट में देखा था सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर पाई जाती है, तो ज जो अलना, ज जो अलना, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, बस सिंपल सा है। यहाँ पर देखिएगा सर्वाधिक जो लिंगानुपात पाया जाता है वो डूरापा प्रताप में पाया जाता है। डूरापा का मतलब होता है डू डूंगरपुर, रा राजसमंद, पा पाली और प्रताप का मतलब प्रतापगढ़। ठीक, डूंगरपुर में कितना पाया जाता है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं, 994 महिलाएं हैं। राजसमंद का 990 है, ध्यान रखना। पाली का 987 है, 1987 है और प्रतापगढ़ का प्यारे विद्यार्थियों 983 है। बहुत अच्छे आंकड़े हैं, है ना, इन क्षेत्रों में बहुत अच्छे आंकड़े, लिंगानुपात बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा कम कहां पर पाए जाते हैं, तो धो, जे, क, भ, ठीक है, या फिर धो, जे, करो, भरतपुर। आप इसको करो कर दो, ये लो करो, यह भरतपुर। ठीक है, धो का मतलब धौलपुर। लोग कितने पाए जाते हैं यहाँ पर, 886। जैसलमेर में 882, सॉरी 52, है ना, करौली में 861 और अपना जो ये दिया गया है
भरतपुर, इसमें 880 लोग रहते हैं। तो यह था अपना लिंगानुपात। इंपॉर्टेंट बहुत आंकड़े हैं। अपने से पूछा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है। ओवरऑल अगर लिंगानुपात हमने देखा है तो 928 है। कितना है? 928 ओवरऑल लिंगानुपात है। अपने से अगर पूछा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है तो 933। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 933 है। सर्वाधिक कहां पर है? तो पाली में। पाली में ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात की डेफिनेशन होती है प्यारे विद्यार्थियों 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। पर पाली ग्रामीण के आंकड़े देखिएगा, चौंकाने वाले हैं। 1000 पुरुषों पर 1003 महिलाएं, मतलब 3 महिलाएं ज्यादा हैं, जाहिर सी बात है। तो पाली का जो लिंगानुपात है वो 1003 है। पाली के अलावा राजसमंद का 998 है। ग्रामीण क्षेत्रों का है, ध्यान रखना, कहाँ का है? ग्रामीण क्षेत्रों का। और डूंगरपुर का जो अपना रहता है यह लिंगानुपात, डूंगरपुर का भी 996 लिंगानुपात है, जो बहुत अच्छे आंकड़े हैं, ध्यान रखना ग्रामीण क्षेत्रों का। हमारे पास ओवरऑल लिंगानुपात कितना? 928। हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना? तो 933। ठीक है, बात करते हैं न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वापस वो आ गए, है ना। वापस वो कौन से? तो सबसे पहले अभी अपन ने पढ़ा था धो, फिर धो के बाद हमने क्या पढ़ा था? यहां पर लिंगानुपात देखिएगा, 2 जे, करो, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, करो मतलब करौली, भरतपुर। सबसे ज्यादा लिंगानुपात तो डू, रा, पा, प्रताप, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, डूरापा, प्रताप। न्यूनतम कहां पर? तो धो, जे, करो, भरतपुर। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है भाई 933। सर्वाधिक रहता है अपने पाली में, कितना रहता है? 1003 के आसपास। उसके बाद राजसमंद में 998 के आसपास, डूंगरपुर का 996 के आसपास। न्यूनतम वापस जैसलमेर आया नहीं है, जैसलमेर थोड़ा कम है न्यूनतम में। धौलपुर के अलावा करौली के अलावा जैसलमेर 559 के आसपास। ठीक, यहां पर देखिएगा शहरी का पूछा गया है। शहरी का ओवरऑल हमारा कितना? 928। ग्रामीण क्षेत्रों का कितना? 933। शहरी क्षेत्रों का कितना? 914। प्रति 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हैं। कहां पर? शहरी भाग में। सर्वाधिक शहरों में लिंगानुपात कहां पर पाया जाता है? तो टोंक में। टोंक शहर में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। कितना है? 985। 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं हैं। बांसवाड़ा में 964, फिर प्रतापगढ़ में 963 सर्वाधिक लिंगानुपात है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद धीरे धीरे हमारे भी कोई जिले होंगे, उनका नंबर आएगा। न्यूनतम कहां पर पाया जाता है शहरों में? जैसलमेर में भाई बहुत न्यूनतम पाया जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर शहरों में जो महिलाएं रहती है उनकी संख्या है कितनी है? 807। यह आंकड़े बहुत से बेकार है, बहुत बेकार हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जैसलमेर शहर में 807 ही महिलाएं हैं, 200 के आसपास महिलाएं नहीं है। देख लो, धौलपुर में 864 और अलवर में 872। ये आंकड़े न्यूनतम वाले हैं ना, बहुत बहुत मतलब टेंशन वाले आंकड़े रहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला देखिएगा, यहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम लिंगानुपात के पीछे कारण क्या है हमने भाई देखे हैं। जैसे सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? तो डूरापा प्रताप हमने देखा था, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़ में रहता है सर्वाधिक लिंगानुपात। प्यारे विद्यार्थियों, न्यूनतम लिंगानुपात कहां रहता है? तो न्यूनतम हमने पढ़ा था धो का मतलब धौलपुर, जे का मतलब जैसलमेर, करो का मतलब करौली, भरतपुर में रहता है। अब देखिएगा, अगर सर्वाधिक लिंगानुपात है या फिर न्यूनतम लिंगानुपात है, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। सबसे पहले देखिएगा, प्रति व्यक्ति कम आय। अगर व्यक्ति की आय कम है तो जाहिर सी बात है वो इन चीज़ों में थोड़ा एक्टिव कम रहेगा भाई। प्रति व्यक्ति आय अगर कम है तो लिंगानुपात बिल्कुल जग जाहिर है कि लिंगानुपात पे थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। तकनीकी पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी पर आज भी हमारे राजस्थान में भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए लिंगानुपात में भाई कमी रहती है। इसके अलावा देखिएगा, कम साक्षरता दर। हम जब एजुकेटेड होंगे, बहुत अच्छे से एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन हमारे पास अच्छा होगा, तो यह सारी चीज़ें जड़ से खत्म हो जाएगी, लिंगानुपात एकदम मेंटेन रहेगा, बराबर रहेगा। इसके अलावा और देखिएगा, संयुक्त परिवार, बहुत बड़ा परिवार रहता है, इसलिए लिंगानुपात भी कम रहते हैं। और दहेज प्रथा नहीं, सर्वाधिक यही है भाई, सर्वाधिक होने का कारण ये है कि दहेज प्रथा नहीं हो सकती है। फिर देखिएगा, न्यूनतम, अगर कहीं जनसंख्या न्यूनतम है, यह लिंगानुपात अगर कम है तो उसके क्या कारण है? तो उच्च साक्षरता दर, भाई साक्षर नहीं कर पाते हैं। एकल परिवार होता है,
बच्चे पालने में थोड़ी टेंशन होती है, भाई एक एक लोग रहते हैं, हो सकता है कि इसको कौन पालेगा, इसको कौन पालेगा। संयुक्त परिवार में होता है तो साथ साथ में बच्चे बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर देखिएगा एकल परिवार है, परिवार एकदम अकेला है और लगता है कि अब बस काफ़ी है, 2 अगर बच्चे बड़े लड़के हो गए हैं तो 2 काफ़ी है, लड़की की आवश्यकता नहीं रहती है। अधिक आय बहुत न्यूनतम कारण है इसका, अगर बहुत ज़्यादा अपने पास इनकम है तो इनकम में ही थोड़ा तकनीकी जानकारी और दहेज प्रथा का प्रचलन रहता है, यह भी लिंगानुपात का बड़ा कारण है। अगर लड़की हो गई है तो जाहिर सी बात है उसकी शादी में बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो दहेज प्रथा का प्रचलन भी न्यूनतम लिंगानुपात के प्रमुख कारणों में से एक कारण है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात करते हैं, अगला देखिएगा यहाँ पर शिशु लिंगानुपात। बहुत अच्छे आंकड़े हैं। शिशु लिंगानुपात जो अपने 2011 में काउंट किए गए थे, वही शिशु लिंगानुपात वर्तमान में अभी जैसे जनगणना होगी उनको वयस्क में शामिल किया जाएगा, वयस्क में शामिल किया जाएगा। देखिएगा शिशु लिंगानुपात हमारे राजस्थान का है वो 888 है, 888 हमारा टोटल लिंगानुपात है। हमारे पास कुल लिंगानुपात 928, हमारे पास भाई ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 933, हमारे पास शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात तो 914। यहाँ पर जो अपना शिशु लिंगानुपात रहता है वो 888 रहता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, तो सर्वाधिक देखिएगा बांसवाड़ा में है 934। क्या रहती है डेफिनेशन इसकी रहती है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्वच्छ या फिर जीवित जो शिशु रहते हैं उनकी जो संख्या है वो शिशु लिंगानुपात कहलाती है। ठीक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर, ये सारे के सारे आंकड़े कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को ऊपर वाले 2 ध्यान रखने हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात शिशुओं का कहां पर है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, दक्षिणी राजस्थान, जहां पर आदिवासी क्षेत्र है वहां पर शिशु लिंगानुपात बहुत ज्यादा है, अच्छा है, बहुत मतलब अच्छा है, पॉजिटिव है। न्यूनतम कहां पर है, तो शिशु न्यूनतम है भाई झुंझुनू में। शिशु लिंगानुपात को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अगर प्रदर्शित न्यूनतम करने का कारण है तो अपनी टेक्नोलॉजी की जो व्यवस्थाएं होती है, हॉस्पिटल का जो बिल्कुल जो सिस्टम रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है। झुंझुनू, सीकर, करौली और श्री गंगानगर में न्यूनतम क्या रहता है, बाल लिंगानुपात रहता है। राज्य में शिशु लिंगानुपात यहाँ पर वो ओवरऑल था, इधर है ग्रामीण और इधर है शहरी। यहाँ पर ओवरऑल कितना था, तो ओवरऑल ध्यान रखना 888 था, ग्रामीण क्षेत्रों में 892 है और शहरों में 894 है। देख लीजिएगा, आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं वाकई में, है ना। एक विद्यार्थी होने के नाते अपने को यह सारी चीज़ों का गहन अध्ययन करना चाहिए कि ये आंकड़े भविष्य के लिए क्या सही है या फिर नहीं है। देखिएगा शिशु लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 892 है, सर्वाधिक बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा में। न्यूनतम अगर आंकड़े देखे जाए तो झुंझुनू, सीकर और इसके अलावा करौली में। राइट, आगे देखते हैं शहरी क्षेत्रों का 874 है और 874 में सर्वाधिक देखा जाए तो नागौर में, नागौर के अलावा बीकानेर में, बीकानेर के अलावा प्यारे साथियों भीलवाड़ा में शिशु लिंगानुपात बहुत सर्वाधिक है। न्यूनतम की बात करते हैं तो धौलपुर में देखिएगा 991 बच्चे ही हैं, सॉरी 841 बच्चे हैं प्रत्येक 1000 स्वच्छ बच्चों पर। गंगानगर है उसके बाद और फिर है दौसा। ठीक, देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगला, यहाँ पर देखिएगा नोट लगाकर लिखा हुआ है कि राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम है। यह बड़ी आंकड़े बहुत मतलब एक अपने को है ना थोड़ा सा यूं सोचने की आवश्यकता है इन आंकड़ों पर। 1000 से कोई भी ऐसा लिंगानुपात नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 से कम है। लिंगानुपात का मतलब शिशु लिंगानुपात। बाकी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी अपन ने देखा था कि पाली का जो लिंगानुपात है ग्रामीण क्षेत्रों का वो 1000 पुरुषों पर 1003 महिलाएं। राइट, राजस्थान का औसत लिंगानुपात 928 है और भारत का औसत लिंगानुपात 943 है। इसका मतलब लिंगानुपात हमारा भारत के कुल लिंगानुपात से थोड़ा सा कम है। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात औसत लिंगानुपात से कम वाले जिले 15 हैं। ठीक है, 15 ऐसे जिले हैं जहाँ सामान्य से कम लिंगानुपात है। राजस्थान में शिशु लिंगानुपात में औसत शिशु लिंगानुपात से कम वाले जिलों वाली संख्या कितनी है, 12। यहाँ पर सामान्य लिंगानुपात पूछा गया है जो वयस्क में पाया जाता है। शिशु लिंगानुपात में ऐसे जिले हैं जो औसत देखिएगा शिशु लिंगानुपात वाले कम जिले हैं, वो हैं हमारे पास में 12 जिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों और देखिएगा और कौन कौन से आंकड़े हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात आ रही है बहुत अच्छे आंकड़ों की जो हर एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर एग्जाम में पूछने की गुंजाइश रहती है। और ध्यान रखिएगा यह जो पॉपुलेशन वाला टॉपिक है, इस टॉपिक से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एक पक्का है, हो सकता है कि 2 भी प्रश्न आ जाए, हो सकता है कोई 3 प्रश्न भी आ जाए।
ठीक है। बाकी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पॉपुलेशन के बारे में प्यारे विद्यार्थियों अपना पूछा नहीं जाता है, 100% पूछा जाता है। देखिएगा अपने सामने लिखा गया है एजुकेशन, साक्षरता दर पूछी गई है। सबसे पहली बात यह है कि साक्षरता कहते कैसे हैं, कौन है साक्षर। जैसे अपने घर पर दादा है, दादी है, दादा को आज भी है ना अब लिखना आता है, दादा अखबार पढ़ते हैं, पर दादा को पूछा जाता है कि दादा आप कितनी तक पढ़े हुए हो, दादा बोलते हैं कि भाई हम स्कूल कभी गए ही नहीं। तो फिर क्या दादा साक्षर है क्या। देखिएगा साक्षरता की है ना अपनी जो जनगणना होती है, जो जनगणना विभाग है, उन्होंने एक परिभाषा निश्चित की है कि भाई साक्षर कौन है। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो 6 साल की उम्र रखता है, 6 साल की उम्र रखता है और कम से कम उसको एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लिखना आना चाहिए और एक भाषा बोलनी आनी चाहिए। जैसे मुझे राजस्थानी बोलनी आती है, मुझे राजस्थानी लिखनी आती है, क्या मैं साक्षर हूँ ना, क्योंकि राजस्थानी अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है। इसके लिए भी अपन कोशिश से कर रहे हैं। हमारा भी संविधान की अनुसूची में 22 भाषाओं की जगह 23 भाषाएं। हमारी भी इच्छा होती है कि राजस्थान को भी, राजस्थानी लैंग्वेज को भी संविधान की भाषा का दर्जा दिया जाए। हिंदी, बिल्कुल हिंदी बोलनी आनी चाहिए या फिर हिंदी का लिखने का ज्ञान होना चाहिए, 6 साल की उम्र से ज़्यादा होना चाहिए और वो क्या है, साक्षर है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर आगे। 6 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जैसे अक्षर का ज्ञान हो और उसे साक्षर कहा जाता है। हमारे राजस्थान की ओवरऑल जो साक्षरता है, मतलब 100 लोग हैं, उस 100 में से 66.1% ही साक्षर है, बाकी सारे के सारे अनपढ़ है भाई। ठीक है, बात करते हैं सर्वाधिक साक्षर कहां पर है, तो सर्वाधिक भाई साहब कोटा में। बहुत ज्यादा साक्षर अगर राजस्थान में देखे जाए तो कोटा में है। कितने हैं, तो 76.6% कोटा में साक्षर लोग रहते हैं। फिर उसके बाद जयपुर में है, जयपुर में बहुत ज्यादा साक्षरता है, सबसे ज्यादा कोटा में। ओवरऑल की बात कर रहा हूं, पुरुष अलग है, महिलाएं अलग है। कोटा में है, जयपुर में है, झुंझुनू में है और सीकर में है। अपने को आंकड़े कोटा के ध्यान रखने हैं। 76.6% लोग हैं जो कोटा में भाई बहुत ज्यादा साक्षर है। न्यूनतम की बात करते हैं तो कम पढ़े लिखे लोग हैं भाई जालोर में। जालोर का साक्षरता दर बहुत कम है। कितनी है साहब, 100 में से 54 लोग ही पढ़े हुए हैं, 54.9 है, तो आप 55 कर सकते हो। इतना जालोर का साक्षरता दर कम है भाई। सिरोही है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है। राइट, अगला देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपन बात करते हैं पुरुष साक्षरता। मतलब अगर देखा जाए 100 पुरुष है ना, पहले ओवरऑल हमारी साक्षरता कितनी है, तो 66.1%। सर्वाधिक कहाँ पर है, तो कोटा में। न्यूनतम कहाँ पर है, तो जालोर में। हम बात कर रहे हैं कि पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर है। जैसे राजस्थान में 100 पुरुष रहते हैं, उस 100 में से कितने पढ़े हुए, तो आंकड़े दिए गए हैं 79.2%। 79.2% पुरुष पढ़े हुए हैं, बाकी 19 पॉइंट जितने भी अपने 98% जो पुरुष हैं वो एकदम अनपढ़ है। ठीक, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ रहती है, तो झुंझुनू में भाई पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े हुए हैं। कोटा अपने दूसरे नंबर पर है, जयपुर अपना तीसरे नंबर पर है और सीकर अपना चौथे नंबर पर है। ठीक, बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। जैसे पुरुषों की साक्षरता दर 79.2% है, वैसे वैसे महिलाओं की साक्षरता दर हमारे पास कितनी है, सॉरी यहाँ पर महिलाएं अलग है। पहले न्यूनतम की बात करते हैं। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या रहती है, न्यूनतम साक्षरता दर रहती है। बात करते हैं यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर। महिलाएं मात्र और मात्र 52.1% पढ़ी हुई है। अपने पुरुषों की साक्षरता और ओवरऑल साक्षरता कितनी है, 65.1%। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो 79.2%। महिलाएं कितनी साक्षर हैं, तो महिलाएं साक्षर है भाई 52.1% महिलाएं साक्षर हैं। 50% महिलाएं पढ़ी हुई है और 50% महिलाएं अनपढ़ हैं। यह भी जो आंकड़े हैं यह बहुत बहुत सोचने के योग्य है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला जो अपना जो भी रिकॉर्ड आएगा साक्षरता, उसमें महिलाओं, पुरुष और महिला लगभग बराबर रहेगी। आजकल महिलाएं बहुत अच्छी पढ़ती है, अच्छी जगह पर है। सर्वाधिक देखिएगा कोटा में भैया ना महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है, पुरुष भी सर्वाधिक कोटा में पढ़े हुए हैं। राइट, कोटा के बाद जयपुर, सेम के सेम आंकड़े हैं। झुंझुनू और गंगानगर, ठीक है, यहाँ पर महिलाओं की पढ़ने की, साक्षर होने की स्थिति बहुत अच्छी है। न्यूनतम भाई वहाँ पर पुरुष भी न्यूनतम कहाँ पर पढ़े हुए थे, जालोर में 54% थे। यहाँ पर महिलाएं हैं जो 38% पढ़ी हुई है। सिरोही है, जैसलमेर है और बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ पर साक्षरता दर न्यूनतम है। यह बाड़मेर है, जालोर है। ठीक है, ग्रामीण और शहरी साक्षरता, यह तो ओवरऑल साक्षरता थी। ओवरऑल साक्षरता हमारी रहती है भाई 59%, सॉरी 66.1%। पुरुष साक्षर कितने हैं 100 में से, तो 79.2%। महिलाएं सर साक्षर कितनी है, तो महिलाएं साक्षर है हमारे पास में 52.1%। अब यह तो ओवरऑल था। अब हम देखेंगे राजस्थान में
ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कितनी है और शहरी क्षेत्रों में साक्षरता कितनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भाई 61.4% है। सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में पड़े हुए लोग रहते हैं झुंझुनू में। न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम पढ़े लिखे लोग रहते हैं हमारे पास में सिरोही में। ठीक, बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में, यहाँ पर 79.60% है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोग रहते हैं उदयपुर में और न्यूनतम रहते हैं जालोर में। भाई साहब का नंबर चारों साइड में साक्षरता के मामले में आगे है, मानना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद ऐसे है जालोर से जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं क्लास को, अपने आंकड़े जालोर के जो रहेंगे अगली बार बहुत उछाल वाले रहेंगे, या न्यूनतम वाली श्रेणी में हम नहीं आने वाले। ठीक, अगला देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देखिएगा ग्रामीण महिलाएं, अभी पुरुषों का देखा था हमने, ग्रामीण यहां पर महिलाओं का देखेंगे और शहरी महिलाओं का, सॉरी इधर ग्रामीण महिलाओं का है, इधर पुरुषों का है और इधर महिलाओं का है। ठीक है, ग्रामीण महिलाएं पहले दी गई है, पुरुष साक्षरता ग्रामीण क्षेत्रों में 76.2% रहती है। सर्वाधिक पढ़े लिखे पुरुष जो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो कहां पर रहते हैं, झुंझुनू में रहते हैं और न्यूनतम रहते हैं सिरोही में। महिलाओं की साक्षरता ओवरऑल ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, तो 45.8%। सर्वाधिक महिलाएं कहां पर पड़ी हुई है, झुंझुनू में, और न्यूनतम पड़ी हुई है सिरोही में। मात्र और मात्र 32 महिलाएं हैं वो पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नगरीय महिलाएं, यह इतने आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन करवा रहे हैं, तो कोई ऐसी मतलब आप यूं टेंशन मत लेना कि सर इतने आंकड़े कैसे याद करें। 2 से 4 बार आप वीडियो को देख लेना, 2 से 4 बार आप लिख लेना। ठीक है, 100 सुने हुए 1 लिखा हुआ बराबर रहता है, लिखना जरूर, इसको एकदम व्यवस्थित नोट्स बनाना, तब जाकर चीज़ें एकदम ठीक हो जाएगी, याद रह जाएगा, 100% याद रह जाएगा। कोशिश से करना, कोशिश से कभी बेकार नहीं जाती है, कोशिश से कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप कोशिश करना, उसको लिखना, लिखने के बाद उसको बहुत बार सुनना, फिर भी अगर याद नहीं होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा। उम्मीद ऐसी है कि वो याद चीज़ें हो जाती है। नहीं भी याद होती है तो फिर हो सकता है MCQs का सहारा लीजिएगा, पर याद हो जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अभ्यास के माध्यम से सही नहीं होती है। कबीरदास जी ने भी कहा था, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत के सील पर पड़त निशान। शील का मतलब होता है पत्थर, कुएं पर जो है ना पत्थर लगा होता है, रसरी का मतलब रस्सी, रस्सी जब बहुत बार आती जाती है ना, उस सील उस पत्थर पर भी निशान कर लेती है। फिर अपन तो एक मिनक है, बहुत बार पढ़ने से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक, देखते हैं यहाँ पर बाड़मेर और चूरू में साक्षरता दर की कमी आई है। भाई बहुत टेंशन वाली बात है, शेष सभी जिलों में साक्षरता दर में वृद्धि देखी गई है। बाड़मेर का क्षेत्र है और चूरू का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, साक्षरता दर में कमी आती है। ठीक, बाकी सारे के सारे अच्छे से पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का अंतर सर्वाधिक है। भाई पुरुष यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, है ना, ज़्यादा कितने हैं पुरुष, तो अपना रहता है 79.2%। महिलाएं कितनी रहती हैं, तो महिला रहती है भाई साहब 52.1% के आसपास। बहुत गैप है, बहुत गैप है। राजस्थान में औसतन साक्षरता रहती है वो 61.1% से कम है। ठीक है, सॉरी 61.1 से कम साक्षर वाले जिले, मतलब राजस्थान की ओवरऑल साक्षरता कितनी है, तो 66.1%, और ये आंकड़े पूछे गए हैं। ठीक है, ओवरऑल 66.1 है, पर ऐसे कितने जिले हैं जिनकी साक्षरता दर 66 पॉइंट भी नहीं है, तो ऐसे 19 जिले हमारे पास। कितने, 19 जिले हैं। अगला देखते हैं यहां पर क्या लिखा गया है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। शहरों में जयपुर अलवर, यह हो गया ना, ग्रामीण क्षेत्रों में 5.15 करोड़, सर्वाधिक जयपुर अलवर नागौर और उदयपुर, और न्यूनतम रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में जैसलमेर कोटा प्रतापगढ़ और सिरोही में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जनसंख्या। देखिएगा राजस्थान में अगर टोटल रोग 121.85 करोड़ रहते हैं, तो उसमें देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं भाई 515 करोड़, या फिर 75.1%। यहाँ पर आंकड़े दिए गए अपने शहरों में मात्र और मात्र 1.70 करोड़ लोग रहते हैं, या फिर 24.9% लोग रहते हैं। सर्वाधिक शहरों में कहाँ रहते हैं, जयपुर में, फिर जोधपुर में शहरों में, फिर कोटा में, फिर अजमेर में। बड़े आंकड़े हैं। अगर अपने से पूछा जाए कि सर्वाधिक बड़ा शहर कौन सा है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। न्यूनतम शहरों में कहाँ है, प्रतापगढ़, अपने आप में शहर तो है पर छोटा है। डूंगरपुर शहर है पर छोटा है। जैसलमेर शहर है पर छोटा है। बांसवाड़ा में भी ऐसी शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या यह कम दर्शाते हैं। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या यहाँ पर अपने से पूछा जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये अभी के आंकड़े थे, ये अपने प्रतिशत में पूछा गया है। बहुत अच्छे आंकड़े भाई, ध्यान रखना। अभी अपन ने पढ़ा है ग्रामीण क्षेत्रों में
75.1% रहते हैं और शहरी क्षेत्रों में 24.9% रहते हैं। सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत के हिसाब से, ओवरऑल नहीं है, प्रतिशत के हिसाब से डूंगरपुर में, और न्यूनतम रहते हैं भाई साहब कोटा में। सर्वाधिक इधर शहरी क्षेत्रों में कहां पर? कोटा में, और न्यूनतम क्षेत्रों में डूंगरपुर में निवास करते हैं। आगे देखिएगा, यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छे आंकड़े हैं। राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का मतलब होता है SC शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। ट्राइब्स रहती हैं जंगलों में, और शेड्यूल कास्ट लगभग आजकल है ना, ट्राइब्स जंगलों में भी नहीं रहती है। ट्राइब्स बहुत जैसे है ना आजकल पढ़ने भी लग गए हैं, शहरों में भी रहते हैं, अपने रोजगार के साधन इन्होंने चेंज कर लिए हैं। तो ST SC के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं और न्यूनतम कहाँ पर रहते हैं। हम देखेंगे प्रतिशत के हिसाब से, कुल जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं और सर्वाधिक प्रतिशत में कहाँ पर रहते हैं। हमारे पास बात करते हैं प्रतिशत में, अगर SC की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट 17.8% रहते हैं प्रतिशत में, ठीक है। अगर उनका जनसंख्या देखी जाए, अपनी जनसंख्या में उनका भाग कितना है SC का, तो ये SC है भाई, शेड्यूल कास्ट है ना, SC का भाग रहता है 122.21 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या SC की कहां पर है? तो जयपुर में स्थित है। सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर रहता है SC का? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। बड़े इंपॉर्टेंट है, और यह है ना, यह चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं। अनुसूचित जाति का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 13.5% है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जो जनजाति है जिसको अपन ST कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की जो जनसंख्या में भाग है वो है 92.38 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या भाई ST की कहां पर है? उदयपुर में, और SC की कहां पर है? जयपुर में। प्रतिशत में पूछा जाए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सर्वाधिक ST के लोग हैं, और SC के लोग रहते हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का मतलब होता है SC। कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे कम संख्या है कास्ट की डूंगरपुर में, सबसे कम प्रतिशत है डूंगरपुर में, और लिंगानुपात है इनका 923। किसका? SC का, शेड्यूल कास्ट का बात कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति यहाँ पर सबसे कम बीकानेर में स्थित है, निवासित है, और सबसे कम प्रतिशत नागौर और बीकानेर में है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, ध्यान रखना। ST की बात कर रहे हैं, ST सबसे कम कहां पर है? बीकानेर में। अगर प्रतिशत में बात कर रहे हैं तो नागौर और बीकानेर में, ठीक। लिंगानुपात इनका कितना है? तो 948। आगे यहां पर देखते हैं राजस्थान में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या। राजस्थान में अपना जो यहां पर राष्ट्र है वो पंथ निरपेक्ष है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध। क्रम से दिए गए हैं, सर्वाधिक हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद सिख, उसके बाद जैन, ईसाई और बौद्ध। देखिएगा यहां पर हिंदू अगर बात करें प्रतिशत के हिसाब से, अगर राजस्थान में 100 लोग रहते हैं तो उसमें 88.49% के आसपास हिंदू लोग रहते हैं। मुस्लिम रहते हैं अपने 9.7%, सिख कितने रहते हैं? तो 1.27%, जैन कितने रहते हैं? तो 0.91%, ईसाई कितने रहते हैं? तो 0.14%, और बौद्ध बहुत कम है, 0.02% के आसपास बौद्धिज्म लोग रहते हैं। जैनिज्म इससे थोड़े ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ईसाई है, फिर जैनिज्म है, सिख है, मुस्लिम है, और अपने भारत हिंदू है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं भाई, हिंदू लोग सर्वाधिक जयपुर में रहते हैं, मुस्लिम सर्वाधिक जयपुर में रहते हैं, सिख सर्वाधिक श्री गंगानगर में रहते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, श्री गंगानगर पंजाब के टच में रहता है तो यहाँ पर सिख बहुत ज्यादा है। जैन सर्वाधिक जयपुर में रहते हैं, जैन। ईसाई सर्वाधिक बांसवाड़ा में रहते हैं, बौद्ध सर्वाधिक अलवर में रहते हैं। ध्यान रखना, बौद्ध सर्वाधिक अलवर में रहते हैं, ठीक है। बौद्धों के अलावा यहाँ पर अपने देखा है ईसाई सर्वाधिक बांसवाड़ा में रहते हैं, ठीक है। जैन सबसे ज्यादा जयपुर में, सिख सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में। प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो हिंदू है सबसे ज्यादा, अगर प्रतिशत में देखा जाए तो दौसा में रहते हैं। सर प्रतिशत वाला मामला क्या है? जैसे समझ लीजिएगा किसी क्षेत्र की जनसंख्या 100 है, 100 में से सर्वाधिक जनसंख्या है वो हिंदुओं की है प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर दौसा, फिर मुस्लिम सबसे ज्यादा जैसलमेर में रहते हैं, सिख सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से श्री गंगानगर में रहते हैं, जैन सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से उदयपुर में रहते हैं, ईसाई सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से बांसवाड़ा में रहते हैं,
बौद्ध सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से अलवर में रहते हैं। ठीक है, तो आंकड़ा सबका सबका लगभग बराबर है, कोई ऐसा यूं इतना ज़्यादा हार्ड मैटर नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को अगर आप बहुत बार देखोगे, इस क्लास को अगर आप बहुत बार देखोगे, 2 से 3 बार देखोगे, 2 से 3 बार इसको लिखने की कोशिश करोगे, तो सारे के सारे आंकड़े याद हो जाएंगे। ठीक है, इतना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आंकड़े हैं तो आपको याद करने हैं। ध्यान रखिएगा, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले आंकड़े हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और ध्यान रखिएगा, यह क्लास अपने एक ही पॉपुलेशन की क्लास है और उसमें सारे के सारे आंकड़े अपन ने डाल दिए भाई। ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।